हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है दोस्तों पुष्प आरेख, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम को हिंदी में कहते हैं पुष्प पुष्प आरेख, पुष्प आरेख एंड फ्लोरल फार्मूला और पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र, ठीक, यही हम लोग का टॉपिक है। तो फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, पुष्प और इसके भाग, ये टॉपिक हम शुरू किए थे। जो 3-4 लगभग वीडियो होगा, इसमें हम पुष्प और उसके भाग, फिर से डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, और ये लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला, पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र, ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है। तो इसके बाद पुष्प वाला जो टॉपिक है जो हम शुरू किए थे वो पूरा हो जाएगा, और इसको पढ़ने के बाद पुष्प से संबंधित जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। तो इस सीरीज के अंतिम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पुष्प और पुष्प आरेख, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला। सबसे पहले ये समझते हैं पुष्प आरेख क्या होता है। तो चित्रों के माध्यम से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम, या पुष्प का चित्रों के माध्यम से निरूपण करना। चित्रों के माध्यम से ही ये बता देना कि इसमें कैलिक्स कितना है, कोरोला कितना है, एंड्रोसियम कितना है, गाइनोसियम कितना है, और प्रत्येक फ्लोरल पार्ट का क्या स्थिति है। ठीक है, माने किसी पुष्प के विषय में वो संपूर्ण जानकारी एक चित्र के माध्यम से ही बता देना, डिपिक्ट कर देना, उस चीज को निरूपित कर देना, प्रदर्शित कर देना, यही क्या कहलाता है, पुष्प आरेख। और उन सारी जानकारियों को एक सूत्र के माध्यम से, या एक अंकीय निरूपण के द्वारा दिखाना ही उसका पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला है। ठीक है, तो यही आज हम पढ़ेंगे। इसमें से हम पहला जो फ्लोरल डायग्राम है या पुष्प आरेख है, इसके विषय में देखेंगे। ठीक, अब देखिए, किसी भी पुष्प में आप देखेंगे कैलिक्स होता है। कभी कभी कैलिक्स, इसको कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। ठीक, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। ठीक है, और कभी कभी उसमें सहपत्र या ब्रैक्ट भी होता है। ठीक है, तो इन सभी संरचनाओं को एक चित्र के माध्यम से दिखाना, यही किसमें आएगा, पुष्प आरेख में। तो चलिए सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक चीज धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे नीचे ये है ब्रैक्ट, सबसे नीचे ये क्या है, ब्रैक्ट है। देखिए ब्रैक्ट क्या होता है, यह सहपत्र। कभी कभी पुष्प में ये जो पेडिसिल है या पुष्प वृंत है, इसी से सटा हुआ एक पत्ती नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं ब्रैक्ट या सहपत्र। जिस पुष्प में सहपत्र होता है या ब्रैक्ट होता है उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट, जिस फ्लावर में सहपत्र होगा उसको ब्रैक्टिएट ब्रैक्टिएट कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होता है, इसमें सहपत्र नहीं होता है, उसको इब्रैक्टिएट कहते हैं। इब्रैक्टिएट कहते हैं। ये सहपत्र जब नहीं रहेगा फ्लावर में तब इब्रैक्टिएट,
और जब पुष्प में सहपत्र होगा तब उस पुष्प को क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट। ठीक, तो यही क्या है? ब्रैक्ट है या सहपत्र है, ये समझ गए हम। तो ब्रैक्ट क्या होता है? तो पुष्प वृंत से या पुष्प के डंठल से लगा हुआ एक छोटा सा पत्तीनुमा संरचना होता है, उसी को सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। जिस पुष्प में सहपत्र या ब्रैक्ट होता है उसको ब्रैक्टिएट, और जिसमें सहपत्र या ब्रैक्ट नहीं होता ऐसे पुष्प को इब्रैक्टिएट कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद ये वाली जो संरचना है हम यहाँ लिखे हैं, ये बाहर वाला सबसे पहले तो ब्रैक्ट हो गया, उसके बाद दूसरा जो लाइन है वो देखने में, देखिए इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, इसको सेपल कहते हैं। ठीक, अब सेपल क्या है? सेपल की संख्या कितनी है? 1 है, 2, 3, 4, 5। 5 सेपल है और पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो सेपल, सेपल को के से लिखते हैं, कैलिक्स। ये क्या है? कैलिक्स है। इसकी इकाई क्या है? सेपल, यानी एक को सेपल कहते हैं, सबको एक साथ कैलिक्स कहते हैं। बाह्यदल पुंज एक को बाह्यदल कहते हैं। इसको लिखते हैं किस, इसको सांकेतिक भाषा में किस अक्षर से लिखते हैं? कैपिटल के से। तो ये कैलिक्स की संख्या, सॉरी सेपल की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो गया। और ये पांचों जुटे हुए हैं तो ऐसे कर देंगे। कैलिक्स क्या है? जुटे हुए हैं। तो कैलिक्स जब अलग अलग होगा तब उसको कहते हैं स्वतंत्र दली है। कैलिक्स जब अलग अलग होंगे तब उसको क्या कहेंगे? पृथक दली, पृथक दली या पाली, पाली सेपलस, या एक और नाम है एपोसेपलस। यदि सेपल सब फ्री हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तब इस तरह के बाह्यदल को कहते हैं पॉलीसेपलस या एपोसेपलस, या हिंदी में पृथक दली। और यदि दल आपस में जुड़े हैं, दल आपस में जुड़े हैं, तब कहेंगे क्या? तब उसको कहेंगे संयुक्त दली, संयुक्त दली या गैमो, गैमोसेपलस। और इसके लिए के लिख देंगे ऐसे के, और संख्या कितनी है? तो 5। 5 ऐसे लिख करके ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पेटल की संख्या, सॉरी सेपल की संख्या 5 है और पांचों के पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। तो के लिख करके ये ऐसे 5 लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका मतलब हो गया संयुक्त दली या गैमोसेपलस। और पृथक दली कैसे लिखेंगे? के 5, ये जुड़े नहीं है, आज जब ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसका मतलब हो गया जुड़े हैं, यानी गैमोसेपलस है। आज जब ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब इसका मतलब पृथक दली है या पॉलीसेपलस है या एपोसेपलस है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जिसका नंबर आता है, जैसे फूल में या पुष्प में सबसे पहला चक्र कैलिक्स, उसके बाद कोरोला। तो ये दूसरा जो चक्र है वो किसका है? कोरोला का है। दूसरा चक्र किसका है? कोरोला का या दलपुंज का है। तो दलपुंज की इकाई यानी एक की जब बात की जाएगी तो उसको दल कहेंगे। दल की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे 5, 5 है। दलपुंज कितने हैं? 5 है। ठीक, या से पेटल की संख्या 5 है। पेटल की संख्या कितनी है? 5 है।
तो पेटल को या इसको कोरोला कहेंगे, कोरोला, इसको लिखते हैं सी से, इसको लिखते हैं किससे, सी से, सी से लिखते हैं। ठीक, संख्या कितनी है, 5 है। यदि जुड़े होते, यदि जुड़े होंगे तब उनको कहेंगे, यहाँ जुड़ा है, देखिए यहाँ जुड़ा है, जुड़ा है, यहाँ पे, तब इसको कहेंगे गैमो, गैमोसेपलस, और ब्रैकेट में इसको बंद कर लेंगे। यदि जुड़ा नहीं होगा तब क्या करेंगे, सी लिख के ऐसे 5, ये ऐसे बस छोड़ देंगे, ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे, और इसको कहेंगे, इस कंडीशन को एपोसेप्लस या पॉलीसेप्लस। ठीक, एपोसेप्लस या पॉलीसेप्लस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यहां देख लीजिएगा, एपोसेप्लस या पॉलीसेप्लस, या मुक्त दली होता है। क्या होता है, मुक्त दली, और इसको लिखेंगे सी से। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एंड्रोसियम की बारी आती है। तो एंड्रोसियम की इकाई क्या होता है, स्टेमेन। स्टेमेन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, स्टेमेन की संख्या 5 है। तो एंड्रोसियम लिख देंगे ऐसे A5, A5, ये ऐसे। ठीक, एंड्रोसियम की संख्या कितनी है, 5 है। अब बीच में गाइनोसियम है, बीच में क्या है, गाइनोसियम, और गाइनोसियम का जी लिख देंगे, जी। और इसमें देखेंगे लैक्यूल की संख्या या कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। अब चूंकि 5 हो गए, अब बीच बीच में ये सेप्टा है, इसी के सेप्टा के कारण या पट के कारण ही तो संख्या 5 हो गई, यानी आपस में ये अंडक जुड़े हैं, तो 5 लिख देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, यानी गाइनोसियम का जब टीएस काटें और उसमें बहुत सारे सेप्टा देखने को मिले, तो इस तरह का ओवरी क्या होता है, संयुक्त होता है, तो इसको कहेंगे क्या, सिनकार्पस ओवरी है, सिनकार्पस ओवरी या अंडाशय कैसा है, सिनकार्पस है, संयुक्त है। अंडाशय कैसा है, संयुक्त। यदि ये सेप्टा नहीं बने होते तो ये नहीं लिखा जाता, ऐसे ब्रैकेट में नहीं बंद करते, तब लिखते एपोकार्पस। ओवरी कैसा है, एपोकार्पस है, एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, अंडाशय संयुक्त नहीं है। ठीक है, अब लैक्यूल की संख्या 5 है, अंडकों की संख्या भी 5 है, तो इसको कहेंगे पेंटालाकुलर। क्या कहेंगे, पेंटालाक्यूलर। और अंडकों की संख्या भी 5 है, तो पेंटा कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी। अंडकों की संख्या 5, अंडकों की संख्या, अंडकों की संख्या 5, और कोष्ठों की संख्या, कोष्ठों की संख्या भी कितनी है, 5 है। तो कोष्ठों की संख्या 5 है इसलिए पेंटालाकुलर, और अंडकों की संख्या 5 है इसलिए पेंटा कार्पेलरी। ठीक, अब ये बीच में जो काला सा संरचना दिख रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष। उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय अक्ष, केंद्रीय अक्ष कहते हैं, या सेंट्रल एक्सिस। इसी से जितने भी जांड हैं सब जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, इसी से जितने भी जांड हैं सब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है जेल प्रकार का है, इसके पहले हम पढ़ाए हैं, आप लोग जानते हैं।
अब इस पूरे फ्लोरल डायग्राम में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक संरचना दिख रही है आपको, इसको मातृ अक्ष या मदर एक्सिस कहते हैं। अब ये मदर एक्सिस क्या होता है, तो यहाँ देखिए, जब किसी पुष्प को देखा जाता है, अब जैसे ये कोई व्यक्ति है, इधर से फ्लावर को देख रहा है, जो पार्ट सबसे पहले दिखेगा, माने इधर वाला भाग पहले उसको दिखेगा, तो इस भाग को अग्रभाग कहेंगे। क्या कहेंगे? अग्रभाग। यानी आंख के सामने जो पड़ेगा वो अग्रभाग, एंटीरियर, और जो आंख के पीछे पड़ेगा वो पोस्टीरियर, वो ये पश्च भाग है, ये पोस्टीरियर या पश्च भाग है। तो ये पश्च भाग में ही ये पौधे का डंठल होता है जिससे ये फूल लगा होता है। यानी मदर, इसी को कहते हैं मातृ अक्ष। इसी को क्या कहते हैं? मातृ अक्ष कहते हैं। एक बार और समझिए, जब पुष्प को देखा जाता है तो जो पार्ट पुष्प का, जिधर वाला भाग पहले दिखाई देता है उस भाग को अग्रभाग, और पीछे वाले भाग को जो दिखाई नहीं देता या पीछे होता है उसको पश्च भाग कहते हैं। पश्च भाग की ओर ही ये डंठल नुमा संरचना होता है जिससे पुष्प लगा होता है, इसी को कहते हैं मातृ अक्ष। यानी कहने का मतलब ये है कि मातृ अक्ष पुष्प के हमेशा पोस्टीरियर साइड में या पश्च भाग की ओर होता है। तो यही पुष्प आरेख में इसको भी हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये मातृ अक्ष है जो पुष्प के किस भाग में है? तो पोस्टीरियर या पश्च भाग में। तो ये पूछा जाता है कि किसी भी फ्लोरल डायग्राम में या पुष्प आरेख में जो मातृ अक्ष बनाया जाता है वो पुष्प के किस भाग की ओर होता है? तो हमेशा आप बताएंगे पश्च भाग में या पोस्टीरियर पार्ट में। तो एक बार और जल्दी से इसको जल्दी देख लेते हैं। ये पुष्प का सहपत्र है। सहपत्र क्या होता है? तो किसी भी पुष्प के पुष्प वृंत से एक पत्ती नुमा संरचना लगा होता है, उसी को सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। जिसमें ब्रैक्ट होता है जिस फ्लावर में उसको ब्रैक्टिएट, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता है उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ठीक। अब ये जो दूसरा रो है, दूसरा चक्र है, दूसरी लाइन पुष्प आरेख में जो आपको दिख रहा है, ये सब बाह्यदल है। सब बाह्यदल, इनको एक साथ कहेंगे कैलिक्स या बाह्यदल पुंज, और एक को कहेंगे सेपल। ये सभी सेपल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी गैमोसेपलस हैं। यदि जुड़े नहीं होते तो पॉलीसेपलस हैं या एपोसेपलस। जुड़े हैं तो गैमो शब्द यूज होता है, गैमो। और जब अलग अलग होते हैं तो उसके लिए पॉली या एपो शब्द होता है। ठीक। यदि अलग अलग होंगे, सेपल यदि अलग अलग हैं तब उसके लिए कहेंगे पॉलीसेपलस या एपोसेपलस, और यदि सब जुड़े हैं तब कहेंगे गैमोसेपलस। ठीक। तो यहाँ पे क्या है? जुड़ा है, यानी सेपल किस कंडीशन में है? गैमोसेपलस कंडीशन में। ठीक। अब इसको संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कैलिक्स को के से लिखते हैं, इसकी संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे। आपस में जुड़े हैं तो ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। यदि जुड़े नहीं रहते तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते। जब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जैसे के लिख दिए, 5 लिख दिए बस, तब हो गया पॉली से प्लस या एपो से प्लस। जब के लिख दिए, अब ब्रैकेट में 5 बंद करके लिख दिए, तब इसको कहेंगे गैमो से प्लस। अब देखिए, स्टेमेन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 5 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर एंड्रोसियम, ए से एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितना है? 5 है, तो 5 लिख दिया। ठीक। अब ये सबसे बीच में जो चक्र होता है, या बीच में जो सबसे पुष्प के बीच में जो संरचना होता है, या सबसे भीतरी जो चक्र होता है, उसको गाइनोसियम कहते हैं। अब देखिए, ये कई कई इकाइयों से मिलके बना है। ये जितने हैं, ये इन सब को एक साथ कहते हैं अंडप या कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल। इनको कहते हैं कार्पेल, कार्पेल या अंडप। और यहाँ पे अंडपों की संख्या 1 2 3 4 5 है। अंडपों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इसको पेंटा कार्पेलरी कहेंगे। पेंटा कार्पेलरी। ठीक है। अब बीच बीच में ये जो ये है, ये इसको सेप्टा या पट कहते हैं। इसके बन जाने के कारण ये कितने खाने में बट गया है? 5। तो प्रत्येक खाने को लक्यूल कहेंगे।
लक्यूल, अब 5 है तो पेंटालाक्यूलर, पेंटालाक्यूलर होगा, पेंटालाक्यूलर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बीच में एक छोटा सा संरचना आपको दिखेगा, इसको सेंट्रल एक्सिस या केंद्रीय अक्ष कहते हैं। इधर से छोटे छोटे बीजांड लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास एक्जाइल प्रकार का है। ठीक, अब ये बात हो गई इतनी, ये पुष्पारेखा खत्म हो गया। अब पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है, पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। पुष्प सूत्र, अब देखिए पुष्प सूत्र जानने से पहले सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पुष्प के जितने पार्ट होते हैं उनको सांकेतिक भाषा में या सिंबल के रूप में, सिंबल्स या प्रतीकों के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जो मातृ अक्ष होगा, अभी हम समझाए हैं पुष्प के किधर होता है, पीछे होता है, पोस्टीरियर साइड में, उसको ऐसे एक डॉट द्वारा या एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो पुष्प आरेख में हमेशा पोस्टीरियर साइड या पीछे की ओर, पश्च भाग की ओर होता है। अब नर भाग, जैसे एंड्रोसियम को नर कहेंगे तो उसके लिए संकेत क्या है, ऐसे लिख करके इस पे एरो लगा लेंगे, इसका मतलब नर हो गया। ठीक, पुष्प मादा भाग का संकेत ये है, ये मादा हो गया, और जिसमें ये दोनों होंगे उसको द्विलिंगी कहेंगे। ये नर हो गया, ये क्या हो गया, मादा, ये क्या हो गया, द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक, अब देखिए यदि ऐसे गोल सा एक गोला बना करके उसको बीच से ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममिति। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो फ्लावर बना है उसमें सेपल पेटल का सजावट इस ढंग से है, इसमें सेपल पेटल इस प्रकार से लगे हुए हैं कि उसको किसी भी तल से काटे, किसी भी रास्ते से काटे, किसी भी प्लेन से काटे तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो उस फ्लावर के लिए एक शब्द दिया गया है, क्या, त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक, और संकेत के रूप में उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब एक व्यास सममिति, एक व्यास या जाइगोमॉर्फिक, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही ऐसा रास्ता होता है जिस रास्ते से पुष्प को 2 बराबर भाग में बांटा जा सकता है। इस तरह के पुष्प की सममिति को, बनावट को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति। और ऐसा पुष्प होता है मटर का, पी का होता है, ये मटर में इस तरह की सममिति देखने को मिलती है। तो जाइगोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित में क्या होगा, पुष्प का बनावट इस प्रकार का होगा कि उसको किसी भी तल से काटा जाए तो 2 बराबर भाग में बढ़ सकता है। तो उसके लिए संकेत क्या है, ये एक गोल सा ऐसे चित्र बना करके उसके बीच में ऐसे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब हुआ त्रिज्या सममिति। एक व्यास सममित में पुष्प का बनावट इस प्रकार का है कि उसको केवल एक ही रास्ते से काटने पे, एक ही तल से काटने पे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता हो। तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, और संकेत ये है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब एपिकैलिक्स, कभी कभी देखिए जैसे गुड़हल के फूल में आप देखेंगे ऐसे ये कैलिक्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ये ऐसे, और ये किनारे किनारे यहाँ से पतली पतले ऐसे 5 से 7 की संख्या लगभग होती है, वो भी पत्ती जैसे हरे हरे रंग के होते हैं। इन्हीं को कहते हैं अनुबाह्य दल, अनुबाह्य दल या एपिकैलिक्स। इनको ब्रैक्टियोल भी कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स भी कहते हैं। ठीक,
तो यदि इस तरह की संरचनाएं हैं तब उनको कहेंगे एपिकैलिक्स प्रेजेंट है, नहीं है तो कह देंगे एपिकैलिक्स एब्सेंट है। ठीक, इसके लिए संकेत है ई और पी। ठीक, बाह्य पुंज के लिए हमने बता ही दिया के होता है, के लिख देंगे ऐसे। मान लीजिए बाह्य पुंज में दलों की संख्या 4 है तो ऐसे लिख देंगे। चारों यदि जुड़े हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं तो ऐसे ही रहने देंगे, और यदि जुड़े हैं तो ऐसे कर देंगे। ठीक, ये हो गया। कोरोला का हमने बता ही दिया है। कोरोला में यदि पेटल की संख्या 5 है तो इस कोरोला के लिए सी लिखते हैं। आपस में सभी पेटल जुड़े हैं तो ऐसे कर देंगे, यदि जुड़े नहीं हैं तो C5 कर देंगे। इसको कहेंगे गैमोपेटलस, इसको कहेंगे एपोपेटलस या पॉलीपेटलस। ठीक, कभी कभी पेटल ऐसे क्रॉस के रूप में सजे होते हैं। ठीक है, क्रॉस के रूप में ये जो पेटल होते हैं क्रॉस के रूप में, जैसे देखिए ये क्रॉस हो गया। एक मान लीजिए पेटल यहाँ पे है, एक पेटल यहाँ पे है, एक पेटल यहाँ पे है, एक पेटल यहाँ पे है। तो पेटल के इस तरह के सजावट को, इस तरह के अरेंजमेंट को कहते हैं क्रूसीफॉर्म, और ये सरसों के परिवार में पाया जाता है, और वो परिवार है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, और इसके लिए संकेत है CX। इसका मतलब ये हुआ कि पेटल सब क्रॉस के रूप में ऐसे अरेंज्ड है, सुसज्जित है, व्यवस्थित है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि सेपल पेटल न होकर के एक अलग ही प्रकार का संरचना होता है, जिसको ये कह पाना संभव नहीं होता है कि ये सेपल है कि पेटल है। यानी वो सेपल पेटल न होकर के उन्हीं की जैसा एक संरचना अलग ही प्रकार का होगा, तब उसको कहेंगे पारिदल पुंज। जब सेपल पेटल के रूप में पहचान न हो पाए तो उस संरचना को क्या कह देंगे? परिदल पुंज, या इसको पेरियंथ कहेंगे, और इसकी इकाई को टेपल कहते हैं। टेपल। ठीक, तो टेपल जितने हैं, मान लीजिए टेपल 4 है, चारों अलग अलग हैं, तो पॉलीटेपलस, या एपोटेपलस कहेंगे, और सब अलग अलग रहेंगे तब पॉलीटेपलस या एपोटेपलस। सब जुड़े रहेंगे तो गैमोटेपलस कहेंगे। ठीक, ये इतनी बात हो गई। इसके बाद एंड्रोसियम, यदि एंड्रोसियम में स्टेमेन सब अलग अलग यदि हैं तो बस ऐसे लिखेंगे A5। मान लीजिए 5 हैं स्टेमेन तो A5, पांचों यदि जुड़े हैं तो ऐसे कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एंड्रोसियम पेटल से जुड़े होते हैं, एंड्रोसियम पेटल से जुड़े होते हैं तो ऐसे लिखेंगे, और इस कंडीशन को कहते हैं एपी पेटलस कंडीशन। कभी कभी एंड्रोसियम पेटल से जुड़े होते हैं, जैसे धतूरे के फूल में आप देखिएगा। अब ये जुड़ाव एंथर से भी हो सकता है या उनके फिलामेंट से भी हो सकता है। ठीक है ना, किसी न किसी तरह से जो स्टेमेन होगा पेटल से जुड़ा रहेगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे एपी पेटलस। अब यही स्टेमेन यदि पेरियंथ से जुड़ा रहे तब इसको कहेंगे एपीटेपलस, इसको कहेंगे एपीटेपलस। ठीक, अच्छा, गाइनोसियम का हमने टीएस काटा और उसमें कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है। ठीक है, गाइनोसियम का टीएस काटा, उसमें किसी भी प्रकार का इस तरह का
ये पार्टीशन वॉल, यहाँ विभाजन करने वाला कोई भी दीवार दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह का है। एक भी इसमें सेप्टा नहीं बना है, ये सेप्टा है। सेप्टा माने पट, पट नहीं दिख रहा है। इस तरह के गैनेशियम को बोलते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस या पॉलीकार्पस। पॉलीकार्पस ये ओवरी है। अंडाशय कैसा है? पॉलीकार्पस या एपोकार्पस। इस तरह के अंडक को क्या कहेंगे? अंडक को कार्पेल। यहाँ पे कार्पेल कैसा है? या अंडक कैसा है? अंडक कैसा है? एपोकार्पस या पॉलीकार्पस। यहाँ पे अंडक कैसा है? जुड़ा है। संयुक्त अंडपी इसको कहेंगे, संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी। इसको मुक्तांडपी, इंग्लिश में एपोकार्पस या पॉलीकार्पस। संयुक्तांडपी को सिनकार्पस, सिनकार्पस कहेंगे। ठीक है, सिनकार्पस होगा कब? जब इसमें बहुत सारे सेप्टा या पट बने रहेंगे, तब ये कई अंडप मान लिया जाएगा कि इसमें हैं, जुड़े हैं। कई अंडप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अंडप इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। और जब दो चीज आपस में जुड़ता है तो बीच में दीवार तो बनता ही है, सेप्टा बनेगा। और जब सेप्टा बन जाएगा तो इसको कह देंगे संयुक्तांडपी या सिनकार्पस। ठीक, तो यदि गैनोसियम जुड़ा नहीं है तो जी बस ऐसे लिख देंगे, यदि जुड़ा है उसमें सेप्टा है तो जी ऐसे। मान लीजिए 6 खाने हैं, 6 खाने हैं इसमें, तो 6 ऐसे करके। ये 6 सब जुड़े नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो बस ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अंडाशय जुड़ा है तो सिनकार्पस, सिनकार्पस उसके लिए जी लिख के, यहाँ पे फ्री है तो ऐसे बस जी रहेगा, बताया हमने। अच्छा, इसके बाद देखिए, जी लिख करके उसके नीचे ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब होता है सुपीरियर या उत्तरवर्ती अंडाशय, उत्तरवर्ती अंडाशय। इसका मतलब क्या होगा भाई? तो देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि स्त्रीकेसर में अंडाशय के नीचे से पुष्प के जितने पार्ट होते हैं सब निकलते हैं, या अंडाशय के नीचे से, तब इस तरह के अंडाशय को कहते हैं सुपीरियर। जब पुष्प में अंडाशय के नीचे से पुष्प के सभी भाग निकले, तब ऐसे पुष्प में अंडाशय को क्या कहते हैं? सुपीरियर। और उसको संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं, जी लिखेंगे और उसके नीचे लाइन खींच देंगे, ये सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर हो जाएगा, बाकी जितने पार्ट हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? इन्फीरियर हो जाएंगे। और ये फ्लावर जो होगा उसको कहेंगे हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस यानी हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर होता है, बाकी सब पार्ट इन्फीरियर होते हैं। तो सुपीरियर ओवरी का संकेत ये है, जी लिख करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो पुष्प में पुष्पासन होता है, ऐसे फूल करके एक कप जैसा संरचना बना लेता है, और इसके भीतर ये अंडाशय आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर से पुष्प के जितने पार्ट होते हैं वो सब निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अंडाशय को कहते हैं इन्फीरियर, इन्फीरियर। और बाकी ये सब पार्ट सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर। और ऐसे पुष्प को या तो पेरिगाइनस कहेंगे
पेरिगाइनस या एपिगाइनस। तो एपिगाइनस और पेरिगाइनस दोनों में ही अंडाशय क्या होता है, इंफीरियर होता है, अब बाकी फ्लोरल पार्ट, बाकी पुष्प के भाग सुपीरियर होते हैं। और इसका इंफीरियर जो अंडाशय है, गैनोसियम इंफीरियर है, इसका संकेत ये है। ठीक है, अधोवर्ती अंडाशय इसको कहते हैं, अधोवर्ती अंडाशय। ठीक, अधोवर्ती अंडाशय। तो ये पूरे संकेत और पुष्प आरेख को हम ठीक से समझ लिए। अब चलिए पुष्प सूत्र जानते हैं। पुष्प सूत्र। अब देखिए, ये जो फ्लोरल डायग्राम बनाए थे या पुष्प आरेख बनाए थे, इसमें ब्रैक्ट था, तो ब्रैक्ट वाला है, इसमें ये अनुपर्ण था, सहपत्र था। इसमें क्या था, ब्रैक्ट था या सहपत्र था। तो सहपत्र इसमें प्रेजेंट है, तो इस तरह के पुष्प को कहेंगे ब्रैक्टिएट। शॉर्ट में इसको BR लिख देंगे, है ना। तो अब चलिए पुष्प सूत्र लिखते हैं, तो BR लिख देंगे। BR यानी पुष्प क्या है, ब्रैक्टिएट है। अब पुष्प क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक माने इस पुष्प को किसी भी तल से काटे 2 बराबर भाग में बढ़ सकता है, तो उसका संकेत ये है, त्रिज्यीय सममिति। अब पुष्प क्या है, द्विलिंगी है। पुष्प क्या है, द्विलिंगी है, यानी मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स में है, उसका संकेत ये है। अब इसमें देखिएगा कैलिक्स कितने हैं, 5 हैं। अब पांचों आपस में जुड़े हैं, यानी कैलिक्स, सॉरी पहले सेपल आएगा ना, पहले कोरोला, सॉरी हाँ पहले कैलिक्स आएगा, पहले कैलिक्स आएगा, और कैलिक्स की इकाई क्या होगी, सेपल। तो सेपल की संख्या 5 है, अब पांचों आपस में जुटे हैं, यानी गैमोसेपलस कंडीशन है, तो ऐसे बना देंगे। अब पेटल की संख्या भी 5 है, तो उसको C से लिखेंगे, और वो भी सब के सब जुड़े हैं, तो 5 लिख करके ऐसे कर देंगे। एंड्रोसियम की संख्या भी 5 है, तो A लिख करके 5। और यहाँ पे एंड्रोसियम आप देखेंगे पेटल वगैरह से जुड़ा नहीं है, है ना, तो ऐसे कर देते। जब पेटल बनाए थे ना, तो उसके आगे ऐसे बनाए थे एंड्रोसियम। यदि ऐसे रहता तब इसका मतलब ये हुआ, ऐसे मान लीजिए पेटल था, पेटल से ऐसे बना देते, तब पेटल से जुड़ा हुआ है, यानी इसको कहते एपीपेटलस कंडीशन है, एपीपेटलस। और इसका संकेत लिखते हम कैसे, ऐसे लिखते हैं, एंड्रोसियम कोरोला से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो जुड़ा तो है नहीं, तो बस एंड्रोसियम लिख करके ऐसे ए लिख करके 5 लिख देंगे। अब जब फ्लावर देखेंगे तब पता चलेगा कि गाइनोसियम में वैसे यहाँ पे 5 खाने थे, तो 5 हो गया। अच्छा 5 खाने थे, पांचों आपस में जुड़े थे, तो ऐसे कर देंगे, यानी अंडाशय कैसा हो गया, ओवरी कैसा हो गया, सिनकार्पस है, संयुक्तांडपी है, यानी सिनकार्पस है। ठीक है, ये तो TS जब उसका ओवरी का काटेंगे तो पता चलेगा। अब पुष्प के जितने पार्ट हैं वो अंडाशय के ऊपर से निकले हैं कि नीचे से निकले हैं, ये तो फूल देखने के बाद पता चलेगा। तो यदि पुष्प के नीचे से निकले हैं, ठीक है, तब सुपीरियर कहेंगे, और नीचे ऐसे अंडरलाइन लगा देंगे। और यदि पुष्प के ऊपर से निकले हैं तब इन्फीरियर, और उसके लिए तब ऐसे ऊपर लाइन लगा देंगे। अब ये जो पूरा बना, ये संकेत के रूप में पुष्प का जो वर्णन हमने यहाँ पे कर दिया, यही कहलाता है पुष्प सूत्र। अब इसमें देख लीजिए, ब्रैक्टिएट है, पुष्प क्या है, ब्रैक्टिएट है, यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है,
पुष्प कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सीमित है, यानी किसी भी प्लेन से उसको काटने पे, किसी भी तल से काटने पे फूल को दो भाग में बांटा जा सकता है। पुष्प क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। पुष्प में कैलिक्स की संख्या 5 है, पांचों आपस में जुड़े हैं, यानी गैमोसेपलस है कंडीशन। अब याद रखिए, कोरोला की संख्या 5 है, पांचों आपस में जुड़े हैं, यानी गैमोपेटलस है। एंड्रोसियम की संख्या 5 है और ये जुड़े नहीं है। ठीक है, गाइनोसियम का टीएस हमने काटा तो देखा उसमें कितने खाने दिख रहे हैं, कितने अंडक दिख रहे हैं, 5। तो ओवरी क्या हो जाएगी, सिनकार्पस, क्योंकि सेप्टा तब बन जाएगा जब 5 होंगे तो आपस में जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो सेप्टा बनेगा या पट बनेगा, तो संयुक्तांडपी हो जाएगा। फूल में ये देख लेंगे कि फूल के जितने पार्ट हैं वो अंडाशय के नीचे से निकल रहे हैं कि ऊपर से। तो जब नीचे से निकलेंगे तब ऐसे अंडाशय को कहेंगे सुपीरियर, जब ऊपर से निकलेंगे तो ऐसे अंडाशय को इन्फीरियर कहेंगे। तो सुपीरियर यदि होगा तो नीचे अंडरलाइन, इन्फीरियर होगा तो ऊपर अंडरलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने पुष्प आरेख और पुष्प सूत्र कैसे लिखा जाता है उसका डिटेल वर्णन किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।